नमस्कार। आज हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर नीट जैसी परीक्षाओं के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेगी। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो मकसद ये समझना है कि कोशिकाएं बढ़ती कैसे हैं, ये सब जीवन के लिए मौलिक है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका चक्र ये आखिर है क्या? हाँ, तो देखिए, कोशिका चक्र असल में घटनाओं का एक पूरा क्रम है, एक के बाद एक होने वाली घटनाएं। अच्छा। मतलब एक कोशिका अपने जीवन में जिन अवस्थाओं से गुजरती है, बढ़ने से लेकर बंटने तक, वो सब कोशिका चक्र है। इसके मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेस, हाँ, ये शायद तैयारी वाला फेज होता है ना, जहां कोशिका ज्यादातर वक्त बिताती है। बिल्कुल सही। इंटरफेज में ही कोशिका अपना लगभग 95% समय लगाती है। ये असल में विभाजन के लिए तैयारी का चरण है। 90%? जी। और इसके भी 3 उपभाग हैं। G1 यानी गैप 1, फिर S यानी सिंथेसिस फेज, और आखिर में G2 यानी गैप 2। G1, S और G2। जी। ठीक है। तो G1 में क्या होता है? जीवन में कोशिका मुख्य रूप से आकार में बढ़ती है। वो जरूरी प्रोटीन और आरएनए बनाती है, मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होती है। मतलब ग्रोथ फेज एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है एस फेज। एस मतलब सिंथेसिस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो कोशिका में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, 2C से 4C हो जाती है। डीएनए डबल? जी हाँ। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। डीएनए की मात्रा तो डबल होती है, पर गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बदलती, वो उतनी ही रहती है। अच्छा, ये कैसे? मतलब डीएनए डबल हो गया पर क्रोमोसोम उतने? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये लगता है। देखिए, यूँ समझ लीजिए कि एस फेज से पहले हर क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल है। एस फेज के बाद हर क्रोमोसोम में उसी डीएनए की एक और कॉपी बन जाती है, और ये दोनों कॉपी एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अच्छा, तो एक्स शेप वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, हम उसे अभी भी एक ही क्रोमोसोम गिनते हैं। तो डीएनए की मात्रा तो डबल हुई, एक की जगह 2 क्रोमैटिड, पर क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए 46 है इंसानों में, तो वो 46 ही रहेगी। समझ गया। ये पॉइंट वाकई बहुत जरूरी है नीट के लिए तो खासकर। ठीक है, एस फेज हो गया, फिर G2। जी। G2 फेज में कोशिका विभाजन के लिए जरूरी दूसरे प्रोटीन बनाती है, थोड़ी और ग्रोथ होती है, और एक तरह से M फेज के लिए फाइनल तैयारी करती है। ठीक है, तो इंटरफेज में तैयारी पूरी हो गई। अब आता है असली विभाजन यानी M फेज। हाँ, M फेज। M मतलब माइटोसिस या मियोसिस। यहीं पर असल में कोशिका बढ़ती है। इसमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहले केंद्रक का विभाजन, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस। हाँ, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, और आपने कहा माइटोसिस या मियोसिस, ये 2 अलग-अलग तरह के विभाजन हैं। जी हाँ, 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है माइटोसिस, जिसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये हमारी आम शारीरिक कोशिकाओं मतलब सोमैटिक सेल्स में होता है, जैसे स्किन सेल्स या मसल सेल्स। बिल्कुल। इसका काम है ग्रोथ, रिपेयर वगैरह। इसे समान विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल जनक जैसी ही होती हैं। अगर जनक कोशिका डिप्लॉइड 2n है, तो बनने वाली दोनों कोशिकाएं भी डिप्लॉइड 2n होंगी। एकदम कॉपी। हाँ, और इसके 4 मुख्य चरण हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हाँ, ये नाम सुने। प्रोफेज में वो क्रोमोसोम गाढ़े हो जाते हैं। सही। प्रोफेज में क्रोमोसोम संघनित होकर दिखने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है। फिर मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कोशिका के बीच में एक लाइन में आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर, ताकि बराबर बंटवारा हो सके। बिल्कुल। फिर एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूटता है और क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। अच्छा, यहाँ क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और टेलोफेज में क्रोमैटिड्स ध्रुवों पर पहुंचकर फिर से खुलने लगते हैं। उनके चारों ओर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और कोशिका लगभग 2 हिस्सों में बंटने को तैयार हो जाती है।
इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और 2 अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। समझ गया। तो माइटोसिस मतलब ग्रोथ और रिपेयर के लिए समान कोशिकाएं बनाना। अब दूसरा प्रकार मियोसिस, वो क्यों होता है? हाँ, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये माइटोसिस से काफी अलग है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, मतलब उन कोशिकाओं में जो आगे चलकर गैमीट, शुक्राणु या अंडाणु बनाती हैं। अच्छा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा है। बिल्कुल। इसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें एक डिप्लॉइड 2n कोशिका से 4 हैप्लॉइड n कोशिकाएं बनती हैं। मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। 1 से 4 और क्रोमोसोम आधे? जी, और ये चारों कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं, एक जैसी नहीं। इसमें 2 चरण होते हैं, मियोसिस I और मियोसिस II। मियोसिस I और II, इसमें क्या खास है? मियोसिस I बहुत खास है, खासकर उसका प्रोफेज I, जो सबसे लंबा और जटिल चरण है। इसी प्रोफेज I की एक उप अवस्था पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर? हाँ, ये सुना है। इसमें अदला बदली होती है। बिल्कुल। समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। यही वो प्रक्रिया है जो संतानों में विविधता, जेनेटिक वेरिएशन लाती है। ये नीट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, वेरिएशन का मुख्य कारण यही है। फिर मियोसिस I के एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होते हैं, बल्कि समजातीय गुणसूत्रों के जोड़े, पेयर्स, अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। यहीं पर क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। ओह, तो एनाफेज I में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, जबकि माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। फिर मियोसिस II होता है, जो काफी कुछ माइटोसिस जैसा ही होता है। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं और अंत में हमें 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं मिलती हैं जो जेनेटिकली अलग होती हैं। वाह! तो माइटोसिस कॉपी बनाता है, मियोसिस विविधता लाता है और क्रोमोसोम संख्या आधी करता है गैमीट बनाने के लिए। बहुत साफ हो गया। लेकिन ये सब इतने सटीक तरीके से कैसे होता है? कोई कंट्रोल सिस्टम भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही बारीकी से नियंत्रित होती है। कोशिका चक्र के अलग अलग पड़ावों पर चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, M चेक पॉइंट। चेक पॉइंट्स मतलब ट्रैफिक सिग्नल जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये चेक पॉइंट सुनिश्चित करते हैं कि कोशिका अगले चरण में तभी जाए जब पिछला चरण ठीक से पूरा हो गया हो। जैसे, क्या DNA सही से रेप्लिकेट हुआ? क्या सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से ठीक से जुड़ गए हैं? अच्छा, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल। और इस नियंत्रण में कुछ खास प्रोटीन मॉलिक्यूल मदद करते हैं, जिन्हें साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस कहते हैं। इनका लेवल कोशिका चक्र के दौरान घटता बढ़ता रहता है और ये मिलकर चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। साइक्लिन और CDK, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर इन चेक पॉइंट्स या नियंत्रण प्रणाली में गड़बड़ी हो जाए तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो सकता है, जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। ओह, तो ये कंट्रोल बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। तो संक्षेप में कहें तो कोशिका चक्र में इंटरफेज तैयारी, जिसमें S फेज में DNA डबल हुआ पर क्रोमोसोम नहीं, और M फेज विभाजन है। माइटोसिस समान कोशिकाएं बनाता है, मियोसिस भिन्नता पैदा करता है और गैमीट बनाता है, खासकर क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और ये सब चेक पॉइंट्स और प्रोटीन्स साइक्लिन CDK से नियंत्रित होता है। एकदम सही सारांश है। और अंत में बस एक विचार, जरा सोचिए कि कोशिका के स्तर पर यह प्रक्रिया कितनी जटिल, कितनी सटीक है। हर कदम कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर इस विभाजन में जरा सी भी चूक हो जाए, जैसा हमने अभी बात की, तो उसका पूरे जीव पर कितना गहरा असर पड़ सकता है ना। सही बात है। ये वाकई हमें कोशिका विज्ञान की बारीकियों की सराहना करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो आज